नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। एज एन ऑब्जर्वर, अगर आप अभी किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो उसे इतनी ध्यान से देखना है एज एन ऑब्जर्वर दैट यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग अराउंड दैट। मैं अगर किसी ट्रेन में खड़ा हूं और मैं अपने बाजू वाली ट्रेन को देखता हूं तो उस समय में तो वो एक टक नजर लगा के हम उस गाड़ी को देखते रहे और जब उसको ध्यान से देखते रहे तो हमने रियलाइज किया कि अभी ये तो रुकी हुई है, ये तो रेस्ट पे है। फिर अचानक से आपने अपने सराउंडिंग्स को देखा तो यू रियलाइज हो यस, सो इट मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग देयर, जहां पर हम खो जा रहे हैं। अभी भी हमें यही करना है। सो मैथमेटिकली खोते कैसे हैं, उस खोने को कैसे यूटिलाइज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, क्या थ्योरी है, अब उसकी चर्चा शुरू करते हैं। रहता था तो उस पॉइंट पर हम सिर्फ उसे एनालाइज करते थे और सॉल्व कर देते थे। बट आपने एक चीज नोटिस की, अब तक ऑब्जर्वर का स्पेसिफिकली पता होना नेसेसरी नहीं था। एक्सेलरेशन ए बी, ठीक है, और थोड़ा मुझे लेफ्ट आउट फील ना हो इसलिए अभी भी x इक्वल टू 0 मेरे पैरों तले ही रहने दो। लेट मी बी दिस मच हैप्पी, और मुझे अभी भी रस्सी फेंक कर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को शो करने दो, और घड़ी अभी भी मुझे ही दे दो ना। तो वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, हम जो हमारा v b a है वो है वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। हाउ वी कैन ऑब्टेन दैट? तो सर सिंपल पॉइंट है भैया, डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करें? पोजीशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a का, तो लिखा g by dt ऑफ x ba and that is x of b minus x of a, but that is with respect to grounds. Understand it properly. i का जब डिफरेंशिएट किया तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होगा भैया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में when b वाले की जो भी क्वांटिटीज थी दैट इज vb ab and xb। अब आप क्योंकि a को ऑब्जर्वर मानना चाहते हैं तो उसका पोजीशन 0 हो चुका है t इक्वल टू 0 सेकंड पर, उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो चुकी, मतलब ये रिलेटिव फ्रेम है। अबे तुम रिलेटिव फ्रेम का मतलब क्या होता है? रिलेटिव फ्रेम का मतलब है तुम ये नहीं कर रहे हो कि तुम स्थिति मतलब स्थिति अपने मर्जी से बदल डाल रहे हो, नहीं, तुम ऑन पेपर उस एनालाइजेशन को आसान कर रहे हो बस। तो इसका एक्चुअल केस क्या था? व्हाट वाज द एक्चुअल केस जो मैंने उसमें लिखा था डेफिनेशन में? एक्चुअल केस क्या था? ये जो हो रहा है, ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा एनालाइजेशन मुश्किल हो जाता था। तो क्या करें भैया, दो इक्वेशन लिखें फिर उनको कंपेयर करें फिर सॉल्व करें? नहीं करना इतना लंबा, बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। एक तो चीज रॉन्ग है, एक चीज यहां पर रॉन्ग है। सोचिए, इनको सोचिए और बताइए क्या रॉन्ग है बाबू लोग, क्या रॉन्ग है यहां पर? टेल मी समथिंग, बताइए। इन दिस इक्वेशन व्हाट डू यू सी, क्या रॉन्ग है? टाइम इज नॉट रिलेटिव ऑन अर्थ, ठीक है। हम जिस प्लैनेट पे हैं यहीं की बात कर रहे हैं, कोई बहुत दूर किसी अलग गैलेक्सी में, जैसे वो इंटरस्टेलर आप देखें, ठीक है, तो वहां पता चलेगा कि कैसे वो चला जाता है। तो कौन है ऑब्जेक्ट ए, किससे मिलेगा बी, अरे मिलन छोड़ो, ऑब्जर्वर कौन है बी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी क्वांटिटीज इंडिविजुअली निकालनी पड़ेंगी अपने को, कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले मुश्किल जो है वो निकालते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कैसे उसको सोचते हैं, थोड़ा सा अभी लॉन्गर वे। सुनो थोड़ा इसको साइड कर लें इधर जगह, अरे कट गया ना। हाँ, तो एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अच्छा मैं ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोल रहा हूँ इसको माइनस करिए, तो 100 माइनस 50 करिए तो क्या बचेगा? 50। सिंपल नंबर यूज किए हैं सब कुछ फील कराने के लिए, सिचुएशन डिफिकल्ट होंगी, किसी का मन नहीं मान रहा होगा बाबू आप इतना काहे खेल रहे हैं कि चीज में, तो रुकिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना नहीं, अब आगे जाना है, ये सारे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कशन करवाऊंगा एक एक, और ये इनका डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अब मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आज हम जिस चैप्टर में एंटर करने वाले हैं, टॉपिक थोड़ा सा अलग है, डिमांड हमसे नई है, और एक बात समझना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपका फोकस। एज एन ऑब्जर्वर, अगर आप अभी किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो उसे इतनी ध्यान से देखना है एज एन ऑब्जर्वर दैट यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग अराउंड दैट। मैं अगर किसी ट्रेन में खड़ा हूं और मैं अपने बाजू वाली ट्रेन को देखता हूं तो उस समय मैं एक टक नजर से उस ट्रेन को ध्यान से देखता रहूंगा, हर एक चीज उसके आसपास की जो भी होगी उसे निग्लेक्ट कर दूंगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि जब कोई मुझे ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी देता है तो यह जिम्मेदारी बहुत सीरियस है, आप यहां पर अपनी नजर हटा नहीं सकते। उसका रीजन यह है कि जब हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं एंड देन वी बिहेव एज एन ऑब्जर्वर, तो उस समय एक तो समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो कैसे रखेंगे? घड़ी के द्वारा। मेजरमेंट के लिए एक्सिस हमने बना ली, वो भी हो गया। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया जहां से मेजरमेंट होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस इन मैथमेटिकल टर्म्स एंड इन द सेंस ऑफ ऑब्जर्वर, जो उसका आसपास का क्षेत्र है जहां पर वो उसे एनालाइज कर रहा है।
और ऐसा करते वक्त वो आसपास की हर एक चीज पे ध्यान देके नहीं बैठा हुआ है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हारा जो उस पक्षी पर निशाना है, इवन दो गलत था पक्षी पर निशाना बनाना, आंख वाँख तेल लेने जाए, बट ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट पीटा। चलिए, तो यहां पर जो एक टक पक्षी को देखना था, स्पेसिफिकली उस आंख पर अपना ध्यान केंद्रित करना था, उस टाइम उन्होंने हर आसपास की चीज को निग्लेक्ट कर दिया। और जब यही सवाल मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, जैसे यही सेम सवाल युधिष्ठिर जी से पूछा गया, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि वो आसपास पेड़ की टहनियों पर चलने वाली चींटियों तक को देख रहे हैं। यानी उनका ध्यान इतना ज्यादा मतलब हर जगह पर था, हर चीज पर, इसीलिए वो लीडर अच्छे थे, बट अर्जुन वॉज अ वॉरियर। वो जो उनका स्किल था, दैट धनुष बाण चलाना, ठीक है। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। और कुछ लोग के मतलब इस पॉइंट पे ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमसे पूछा गया होता तो हम तो पीछे जो प्लेन उड़ रहा था वो भी बता देते, ठीक है, क्योंकि हम तो इतना ज्यादा मतलब जो अपना फोकस है हिला के बैठे हुए यहां वहां, ठीक। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट रियली राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन व्हाट वी आर डूइंग। अभी जो समय आप इस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, अगर आप मेरे साथ इस टॉपिक को देख रहे हैं, मैं और आप अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर साथ होने चाहिए। शारीरिक तौर पर भले ना हो, मानसिक तौर पर होने चाहिए कि आपका पूरा फोकस अभी एक जगह बना रहना चाहिए। जितना आप, और ये अपने आप नहीं आता है, यू प्रैक्टिस इट बाय ब्रिंगिंग योर ब्रेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू द सेम पॉइंट वेयर यू वांट टू फोकस ऑन। चलिए, तो वापस से उस जो आपका ऑब्जर्वर था उसकी स्थिति में जाते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ वहीं अपना ध्यान केंद्रित, मतलब उस पॉइंट पे फोकस करेगा, केंद्रित करेगा, वो यहां वहां नहीं देख सकता। जैसे अगर मैं बाजू वाली ट्रेन को देख रहा हूं, तो एज एन ऑब्जर्वर नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट टू व्यू दैट ट्रेन। अब कोई बोलेगा सर ट्रेन जब चलेगी तो झटका तो पैदा होगा, हमें पता चल जाएगा अरे ट्रेन चली। अबे पगले, यही तो मैं कह रहा हूं कि एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू should be completely neglected, and as an observer your sole responsibility is to be aware of your surroundings. फ्रेम, नॉट सराउंडिंग, मतलब वो पेड़ फूल नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसको देख रहे हैं और उसी फ्रेम में हैं आप, और एक टक नजर लगा के वहीं पर देख रहे हैं, ठीक है। अब जब आप उसको ध्यान से देखते रहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखते रहेंगे, नाउ यू बिहेव लाइक एन ऑब्जर्वर, नाउ समथिंग हैपेंस, कुछ अलग ही ऑब्जर्व होने लगता है। इफ द सिचुएशंस आर नॉट हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब अगर मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, मूविंग गाड़ी में, और मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है, अगर मैं उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देखने लगूं और काफी हद तक कोई जर्क नहीं है, बढ़िया रोड है, हाईवे है, स्पीड मेंटेन्ड है, दोनों की लगभग आसपास स्पीड है, क्योंकि जनरल सेंस में सेम वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं, एक फीलिंग वाली बात है, तो वो एक टक नजर लगा के हम उस गाड़ी को देखते रहे, और जब उसको ध्यान से देखते रहे तो हमने रियलाइज किया कि अभी ये तो रुकी हुई है, ये तो रेस्ट पे है। फिर अचानक से आपने अपने सराउंडिंग्स को देखा तो यू रियलाइज रो यस, सो इट मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग देयर, जहां पर हम खो जा रहे हैं। अभी भी हमें यही करना है। सो मैथमेटिकली खोते कैसे हैं, उस खोने को कैसे यूटिलाइज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, क्या थ्योरी है, अब उसकी चर्चा शुरू करते हैं। बिकॉज टुडे विल बी बिगिनिंग विथ रिलेटिव मोशन। अब तक हम बात कर चुके हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, उसके बाद वी हैव टेकन मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी है ये हमने देखी, ठीक है, टॉपिक की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, बाकी तो फील तो करते ही हैं। धरती पर बोझ बनकर जो भी जीवन व्यतीत हो रहा है, भार तो उसका महसूस हो ही रहा है शारीरिक तौर पर, ठीक है, जहां आप बैठे हैं, जहां आप चल रहे हैं। तो यहां हमने मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर ली। अब मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म करने के बाद, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सा भैया? एक है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, दूसरा है कैलकुलस, देन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, थोड़ा सा मुंडी के पीछे छुप गया है,
ये ले लीजिए। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, देन वी हैव ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। मतलब मेरा जो सीक्वेंस था वो थोड़ा सा अलग था। फर्स्ट आई स्टार्टेड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जहां पे ऑब्जर्वर, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फिर हमने वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब देखा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स किए, क्वेश्चन देखे उसके, जो यहाँ इक्का दुक्का क्वेश्चन बच गए थे एवरेज वाले, वो मैंने यहाँ पर डाल लिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। अच्छा, ये उठाया। उसके बाद हमने क्या देखा भैया, कैलकुलस देखा। कैलकुलस में क्या देखा, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कैसे आपस में वो मतलब वो दोनों कोरिलेटेड हैं और किस तरह से यूज होते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा, सीधा हम कैलकुलस से आ गए भैया ग्राफिकल एनालिसिस पे। और ग्राफिकल एनालिसिस में हमने ये देखा कि कैसे ग्राफिकल एनालिसिस इज द विजुअल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। विजुअल, जो तुमने मैथमेटिकली समझा उसी को अब तुम देखो भैया कि ग्राफ वाफ दे रखा है, अब देख के बताओ यहां पे क्या हो रहा है। एवरेज क्या, इंस्टेंटेनियस क्या, स्लोप क्या, टेंजेंट क्या, कॉर्ड क्या, एरिया अंडर द कर्व क्या, ठीक, कैसे इंटीग्रेशन कनेक्टेड है, कैसे डिफरेंशिएशन कनेक्टेड, ये सब देखा आपने। और ये खत्म करने के बाद अब हम जाएगा रिलेटिव मोशन। नाउ विल बिगिन विथ रिलेटिव मोशन, ठीक। रिलेटिव मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, ठीक, कि इट्स नॉट अ टॉपिक, रादर इट्स अ वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। रिलेटिव मोशन पढ़ाना सिर्फ क्वेश्चन कराना ही होता है। इसीलिए मैं शांति से बैठ के यहां पे आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि आई विल बी टेकिंग मेनी एग्जांपल्स जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स में, और स्पेसिफिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लास्ट पार्ट, रिलेटिव मोशन इन 1D। बट क्योंकि हम जानते हैं, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, हम नीट, मेंस, जे जो हमारा क्या बोलते हैं एडवांस, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब फोकस्ड हैं कि हमें इनमें से कोई एक एग्जाम निकालना है, तो हम बुक भी वही लेके चल रहे हैं ईमानदारी से। कंटेंट आपको अच्छी अच्छी बुक्स का कुछ निचोड़ मिलेगा, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि जो इतने साल का एक्सपीरियंस जनरेट किया है वो, और वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, वो फैकल्टीज के साथ का एक्सपीरियंस है डिफरेंट। इसलिए आई वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ऑफलाइन इंडस्ट्री, सो दैट मैं ये समझ सकूं कि बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। मुझे अपने जीवन की कहानियां, अपने जीवन के किस्से, अपने जीवन की परेशानियां मैं भूलकर ही ये पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके साथ पढ़ाई करवा पाऊंगा, कर भी पाऊंगा। ऑब्वियसली वी विल लर्न, ठीक है, नॉट यू, आई ऑल्सो। बोलते बोलते मन में कुछ चमकेगा, आय हाय क्या आया है, वाह खेल गया। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं यही तो भूल कर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठ पाऊंगा ना, तभी तो मेरा दिमाग एकदम कहेगा अच्छा अभी यही यही चर्चा है और इसकी मतलब किसी पे बात नहीं होगी। आपके सिलेक्शन, मैं और आप, ये तीन चीजें साथ में लेके चलनी है, और इसके ऊपर फोकस करने के लिए मुझे अपने दिमाग से बाकी चीजें हटानी पड़ेंगी। तो व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन सच थिंग्स टू मेक एंटरटेनिंग टाइम पास। तो चलिए, रिलेटिव मोशन में हम सबसे पहले क्या पढ़िएगा, तो रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन देखिए। मैं पहले ही कह चुका हूं, इट्स नॉट कोई सीक्वेंस में आने वाला कोई टेक्निकल टर्म नहीं है जिसका एक प्रॉपर रिटन डेफिनेशन होगा। इट्स अ वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन वेयर, अब तक क्या हो रहा था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते थे या कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की कहानी सुनाता था या कहानी का कोई किस्सा हमें क्वेश्चन के फॉर्म में जब दिया जाता था, तो उस पॉइंट पर हम सिर्फ उसे एनालाइज करते थे और सॉल्व कर देते थे। बट आपने एक चीज नोटिस की, अब तक ऑब्जर्वर का स्पेसिफिकली पता होना नेसेसरी नहीं था। रीजन बीइंग द ऑब्जर्वर वाज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड और सम एंटिटी, सम नॉन लिविंग बॉडी इज टेकन एज एन ऑब्जर्वर, अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज चोजन, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटैच्ड। उसको जब हमने चूज किया है तो वो ग्राउंड पर था, तो ग्राउंड पे होने की वजह से हमारी तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब ऑब्जर्वर की खुजली इतनी बढ़ गई कि भैया एक जगह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भग गए हो। अब जब भग गए हो तो फ्रेम भी ले गए हो अपने साथ, और फ्रेम ले गए हो तो जो आपको एनालाइज करना है उसको एनालाइज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम किसका सहारा लेते हैं, रिलेटिव मोशन, और एक अप्रोच है जो बिल्ड करके छोड़ देते हैं। देखिए, इट इज नथिंग डिस्क्राइबिंग हाउ वन मूविंग ऑब्जेक्ट लुक्स टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट देख रहा है। सी, अब आप बोलेंगे सर कोई जरूरी है मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर बिगिनिंग विद रिलेटिव मोशन, तो क्वेश्चन भी वैसे ही रखने पड़ेंगे।
यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ वी आर डीलिंग विथ दिस, अगर हम यहां पर रिलेटिव मोशन से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, तो भैया रिलेटिव मोशन से शुरुआत करने का मतलब यही है कि अब ऑब्जर्वर भी भग लिया। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, व्हेनेवर आवर फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ इज मूविंग, सिंपल बात है, ऑब्जर्वर फ्रेम, टेक्निकली दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट व्हेन द एनालाइजेशन हैपेंस दे आर अटैच्ड। सोचिएगा इस बात को, ठीक है? इटसेल्फ इज मूविंग, वी नीड रिलेटिव मोशन टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? जब कोई गाड़ी एक ही रोड पर आपके बाजू में साथ में पैरेलल चल रही होती है तो इतनी तेज नहीं लगती, लेकिन वही गाड़ी अगर कोई उसी रोड पर साथ में चलने की वजह से, आपके शहरों में बहुत होगा, कोई ना कोई उल्टा ला रहा होगा, जिसके उल्टा मतलब गाड़ी ला रहा होगा, तो वो जब गाड़ी लेकर आ रहा है तो आप उस पॉइंट पे क्यों ज्यादा डर रहे हैं? एक तो पहली बात तो भैया, ठीक। दूसरा ये कि दैट स्पीड फील्स मोर, महसूस ज्यादा होती है, ठीक है? तो अब हम उसको समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या तरीका होगा, लेट मी टेल यू द सीक्वेंस, ताकि आपका दिमाग अब सोचे उसे। पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे टर्म्स चेंज होते हैं, फिर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को बदलकर लिखूंगा एक रिलेटिव फ्रेम में जाके, जहां पे आई विल टेल यू दैट हाउ दैट पर्टिकुलर स्टेशनरी observer and now the moving observer will analyze things so that everything becomes easy, जहां पर दो दो मोशन हो रहा है, ठीक है? फिर we'll start taking examples और फिर धड़ाधड़ एग्जाम्पल्स लगाता जाएगा हम, ठीक है? चलिए, how terms change and the frame of observation different from the actual case, मतलब, ठीक है? पढ़ाने के लिए बैठे हैं। मान लीजिए पहला सिचुएशन ये है कि जहां पर एक ठो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर ने एक रस्सी अपनी घुमाई अपने पैरों तले, x = 0 मान लिया, एक रस्सी घुमाई, दूर फेंकी और बन गई स्ट्रेट लाइन, जिसे हमने पॉजिटिव x एक्सिस कहा, और इधर की तरफ जो भी था उसे नेगेटिव x कहा, ठीक? अब ये है गाड़ी। शायद आपका मन कहे गाड़ी और आदमी के साइज में बहुत डिफरेंस है, फिर से आप डिविएट हो गए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, ठीक है? फोकस कर। तो यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है, इसके सामने ये गाड़ी है, गाड़ी का नाम है लेट्स से ए। अब ये गाड़ी ऑब्जर्वर से अभी किसी दूरी पर है जिसे कह रहे हैं एक्स ए, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल कार इज x = x ए, एंड इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज ओरिजिन उसने पैरों तले माना है, ठीक है? अब इस गाड़ी की वेलोसिटी है लेट्स से va एंड इट इज मूविंग अंडर एन एक्सेलरेशन ऑफ aa, ठीक है? ये गाड़ी va वेलोसिटी, aa एक्सेलरेशन, और पोजीशन इसका है xa, जहां इनिशियली ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये गाड़ी यहां है। ये क्वांटिटीज है। अब ये जो क्वांटिटीज है ये क्या है, थोड़ा इन्हीं पर चर्चा करिए। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, सर विथ रिस्पेक्ट टू क्यों लिख रहे हो? अरे एक्सेलरेशन ऑफ ए, खत्म बात। हाँ लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, बिकॉज अब तक लिखा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था नहीं, अरे तुमसे रखा गया ना, तुमसे छुपाया गया, अब तुम्हें बता रहे हैं। बी सरप्राइज, बी अमेज्ड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ग्राउंड कहां? वो तो पीले वाले अंकल के रिस्पेक्ट में, उनके लिए है ना, उनका रिस्पेक्ट करिए। तो अब यहां ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो ऑब्जर्वर है, हम इस ऑब्जर्वर को जब देख रहे हैं तो मुझे बताइए क्या ये भाग रहा है? नहीं, ये उसी लोकेशन पर खड़ा है। तो अगर ये भाग नहीं रहा है और उसी लोकेशन पर खड़ा है तो एक बात को समझिएगा बहुत गहराई से, ठीक है? ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और ग्राउंड उस गाड़ी के लिए तो स्टेशनरी है। कोई बोलेगा मून पे से देखेंगे तो चल रहा है, किसी रॉकेट से देखेंगे चल रहा है, दिवाली वाला नहीं, ठीक? तो हम जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस स्थिति में यह ऑब्जर्वेशन करने वाला ग्राउंड पर खड़ा है और ग्राउंड रेस्ट पर है। बेस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे आसान तरीका। तो क्या तकलीफ थी कि हमारी खुजली खत्म नहीं हुई, हम आगे बढ़ गए? तो पहले ये क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये v क्या है?
ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जे भी ग्राउंड है, यानी लिखा नहीं था बट ये स्लैश मार के जी लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है था, ठीक है। अब इसकी पोजीशन ये एक्स ए क्या है, तो वो t इक्वल टू 0 पर इसकी x इक्वल टू एक्स ए, यानी दैट इज द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम विच इट विल बी स्टार्टिंग। और या तो कहीं से मूव करते हुए आ रहा होगा और वहां से आगे जाएगा, कुछ जरूरी थोड़ी है भैया। बिगिनिंग ऑफ द एनालाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द मोशन, सुना भैया, बिगिनिंग ऑफ द एनालाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द मोशन दो अलग अलग बात है, इका जोड़िए नहीं। तो t इक्वल टू 0 x इक्वल टू एक्स ए पर गाड़ी के पास ये सब क्वांटिटीज हैं और ये पोजीशन, अच्छा एक्स ए क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन है। अब t टाइम जैसे ही बीतेगा तो कहीं और होगी, लेकिन ऑब्जर्वर वो अपना वहीं का वहीं है, उसे कोई, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि अगर ये पूरा फ्रेम, देखिए मैं कोशिश करता हूं अगर मैं इस फ्रेम को आइसोलेट कर पाऊं तो समझाने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा फ्रेम ही चलने लग जाता था, क्या हो रहा है समझो। एक बड़ा सा ट्रेलर है, ठीक, मूवी का नहीं बे, वो 19, 20, 21 ऐसे कुछ बड़े बड़े मतलब नंबर ऑफ पहिए जो होते हैं, बड़ी नंबर मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है पहिए के नंबर का, वैसे लंबे लंबे ट्रेलर्स हैं, उसमें ये गाड़ी चल रही है, बड़ा लंबा ट्रेलर है। यार मान लीजिए ट्रेन है, अंदर से पूरी खाली है और ट्रेन भी चल रही है और ये कार चल रही है, अंदर एक ऑब्जर्वर है, क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक। अब उसने कुछ चीजें देखी और उसको सोचा और सोचकर लिख दिया। क्या आप उस बंदे पे भरोसा करेंगे? आप तो बाहर हैं, आप बाहर हाईवे पे मस्त बाजू में ऐसे देख रहे हैं, अरे गाड़ी भी जा रही है, बंदा भी जा रहा है, ट्रेन भी जा रही है, और आप मस्त गाड़ी लेके ऐसे जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, ठीक है। क्या मानिए चलिए आप ग्राउंड पे खड़े हो जाइए, तो आपने देखा ये सब होते हुए विद इन फ्यू मोमेंट, मतलब कुछ सेकंड के लिए ये सब आपके दृश्य आंख के सामने हुआ, बाद में निकल गया, तो आपने देखा ही। अब आप ग्राउंड पे खड़े थे तो आपने तो बंदे को भी चलते हुए देखा, गाड़ी को भी चलते हुए देखा, तो आपको तो पता है स्थिति वो नहीं है जो वो बता रहा है, चीजें अलग है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना। अरे जो चीजें मेजर होंगी एब्सोल्यूट वे में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी चीजें मेजर होंगी, क्या वो अंदर वाला ऑब्जर्वर उसके रिस्पेक्ट में ये सब हो सकता है? नहीं। अगर ये पूरा फ्रेम ही चल पड़ेगा तो नहीं, यानी ऑब्जर्वर खुद चल पड़ा, बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई। सब नेगेटिव एक्स रह गया हमारा, एक मिनट, ये तो आप बोलेंगे दोनों जगह पॉजिटिव एक्स। चलिए, तो ये जो पूरा सेटअप मूव कर रहा था, इसमें अगर किसी तरीके से मूविंग ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था तो सब कुछ सही था, आपने पूछते भैया क्या इक्वेशन लगाई, 25-25 20-20 एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कराते हुए लगा दिए। तो अब क्या ऐसा खुजली हुई कि आपने बोला भैया कि ये आओ तुमको एक पूरा नया टॉपिक सिखाते हैं? अरे सिंपल सी बात है, जब ये पूरा का पूरा फ्रेम मूव कर रहा है, यानी ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो उसकी बातों पर मुझे भरोसा नहीं है, बिकॉज वो तो उस फ्रेम के अंदर है, समझे। जब ये ऑब्जर्वर ही भरोसे लायक नहीं रहा तो इसकी बातों पे भरोसा करके क्वेश्चन भी करें। लेट्स अंडरस्टैंड अ वे इन विच द टर्म्स कैन बी कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर बट इन अ करेक्ट मैनर, जिससे जो हो रहा है उसको मैं आसान तरीके से सॉल्व कर पाऊं और मुझे इतना कुछ ना सोचना पड़े। मतलब आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इतना कुछ समझाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या टॉपिक आ गया भैया, क्या करेगा भैया, कमर तोड़ दिया, नहीं। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक, कि आप सोचिए जितना अभी मैंने चर्चा किया, ये मैंने तोड़ तोड़ के जो हो रहा था उसको बयां किया। कितना लंबा लगा? क्वेश्चन ऐसे होता है कि पहले आदमी 20 मिनट की कहानी सोचे, नहीं ना, ऑब्वियसली नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गो। तो क्या तरीका होना चाहिए बाबा, बताइए। तो तरीका यह है कि सर कौन तरीका बता दीजिए जिससे ऑब्जर्वर चल भी रहा हो और उसके रिस्पेक्ट में मेजर की गई क्वांटिटीज को सही तरीके से इस्तेमाल भी कर लें और स्थिति के बारे में जो जो निकालने के लिए कहा गया है वो निकाल के मुंह पे मार दें, ठीक है, पहले वाला नहीं। अब यहां पर हमारे पास दो ठो गाड़ी है, एक ठो सफेद एक ठो पीला, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। सो द नेम ऑफ द फर्स्ट कार इज ए बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी गिवन, ठीक, हम किसी का नाम नहीं बदलेंगे। और बी, क्योंकि
the observer was feeling alone, left out, isolated from the world, because now we are having two objects moving. He has been neglected from this world of observation, जिसका अब तक इतने सारे सवालों में, इतनी सारी बातों में जिक्र इतनी बार हुआ, और जो अपना वजूद समय के साथ, समय घड़ी के साथ बनाकर रखा था, क्योंकि बाकी का तो गया। तो ये जो है ऑब्जर्वर आके फिर खड़ा हो गया कि दिस इज नॉट डन ब्रो, ही इज क्राइंग, शी इज क्राइंग। ठीक है, फेमिनिज्म। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि लेट मी डू समथिंग, मुझे भी कुछ करने दो। तो उसने कहा भैया ए तुम मुझसे दूर हो एक्स से, बी तुम मुझसे दूर हो एक्स बी, ए तुम्हारी वेलोसिटी है वी ए, बी तुम्हारी वेलोसिटी है वी बी, डेटा तो मेरा ले लो। ए तुम्हारा एक्सेलरेशन ए ए, बी तुम्हारा एक्सेलरेशन ए बी। ठीक है, और थोड़ा मुझे लेफ्ट आउट फील ना हो, इसीलिए अभी भी x इक्वल टू 0 मेरे पैरों तले ही रहने दो, लेट मी बी दिस मच हैप्पी। और मुझे अभी भी रस्सी फेंक कर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को शो करने दो, और घड़ी अभी भी मुझे ही दे दो ना। ठीक है, बट ऐसा तुम्हारा डेटा अगर लेके हम डील करते हैं तो क्वेश्चन का लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इंक्रीजेस, एंड नॉट इन अ वेरी इजी वे, इन अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। अच्छा सोचिए, जिसका एनालाइजेशन डिफिकल्ट है उससे क्या उम्मीद करें कि वो हमारी सारी इच्छाएं पूरा करेगा? नहीं कर सकते ना। तो आप ये समझा देते हो उसको कि चल भैया तेरे पास, तूने डेटा वेटा मेजर कर लिया, तूने ये सब कर लिया, इंच टेप लेके तू घूम लिया, यहां वहां बन लिया तू फर्जी कॉन्ट्रैक्टर, कोई नहीं, लेकिन अब तेरा डेटा ना लेवेंगे, हमसे ना हो पाएगा। और ठीक है, डेटा मत लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस कहानी में 3 लोगों की जगह नहीं थी, टू एक्सपेंसिव, लेट्स किल समबडी। द ऑब्जर्वर इन द येलो is killed. Now we are having only car A and car B, यही 2 लोग हैं बस, और कोनो नहीं। तो यहां पर अगर सिर्फ A है और सिर्फ B है, now that observer is okay. So डेटा तो उसने मेजर किया था, है कि नहीं? जो डेटा उसने मेजर किया था, तो हम क्या करते हैं, हमने कहा यार चलो बिफोर, ठीक है, रिमूविंग दैट येलो मैन, लेट्स, इन दिस केस द ग्रीन मैन, सॉरी। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, लेट्स नॉट नेम इट द बेसिस ऑफ कलर, दिस शुड नॉट बी डन ब्रो। तो यहां पे ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर का डेटा तो आप उठा लीजिए, ऑब्जर्वर का, और इस ऑब्जर्वर के डेटे को, ठीक है, आप यूज करिए। कैसे? देखो, सबसे पहले ये जो B है और जो A है, इनको हम एक उपाधि देंगे। हम बोलेंगे कि A सुन तू ऑब्जर्वर है, और B को बोलेंगे भाई तू ऑब्जेक्ट है। ठीक, A को बोला ऑब्जर्वर और B को बोला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब वो जो मूव कर रहा है। सर मूव तो दोनों कर रहे थे। अरे यही तो पर्पस है समझाना, कि जो मूव नहीं कर रहा था, ध्यान दीजिए, जो मूव नहीं कर रहा था उसको हमने ऑब्जर्वर माना, बट अब तक ऑब्जर्वर वो था जो ग्राउंड पर था, जो रेस्ट पर था, जो मेजरमेंट करता था, तो उसकी एक एक बातों पर हमें कोई शक नहीं था, पूर्णतः दिल से भरोसा करते थे और उससे कुछ ना कुछ डेटा सॉल्व करके निकाल लेते थे। So in this case, the observer is A, the first car, and the B, let's say the drivers. मतलब feeling wise you can accept it. तो जो कर पाएगा ऑब्जर्वर उसको बोलेंगे, बट ठीक है। तो A is observer, B is object। अच्छा, कैसे, क्या कोई इसमें कोई कंपल्शन है ऐसा मानने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, there is no compulsion. You can consider anyone as an object, anyone as an observer. I'll tell you that also. वो डेटा भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं मैं
ठीक है। फिर इसी को समझाने के लिए मैं ये सिचुएशन भी लूंगा, डोंट वरी। एंड मैं आपको पहले ही कह दूं, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो पढ़ाते टाइम थोड़ा सा ऐसे मतलब आपके बिट्स एंड पीसेस में लगेंगे, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट गोइंग फॉर द क्वेश्चन यू स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा इसका मतलब ये था। वो मतलब हैव पेशेंस, आई हैव अरेंज्ड द क्वेश्चंस इन दैट सीक्वेंस। ऐसा उसका सीक्वेंस पकड़े हैं कि भैया एकदम सही पकड़े हैं। तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट बी ऑब्जर्वर ए, ये हमारा स्थिति है। अब हुआ क्या, सुनिएगा एकदम बाकायदा कि भैया ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर तो पकड़ लिए, लेकिन करें क्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सर इससे पहले तो हमने पोजीशन जब मेजर किया तो वी हैव रिटन एक्स ए, बट दैट पोजीशन एक्स ए वाज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एन ऑब्जर्वर वाज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, बट नाउ दैट ऑब्जर्वर is having some khujli and is moving. So position of B with respect to A, what is the meaning of this? This is position of B with respect to A, position of B with respect to A. अच्छा, अब अगर ये position of B with respect to A है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम कौन ऑब्जर्व कर रहा है, A, कौन ऑब्जर्व हो रहा है, B, that becomes the object, the moving one. एंड द ऑब्जर्वर स्टेशनरी। लेकिन ऑब्जर्वर स्टेशनरी कैसे होगा, सुनिएगा ध्यान से, समझना उसको क्या किया। तो अगर मैं बोलूं लेट्स से आई एम 2 मिनट के लिए पीछे वाली स्लाइड में क्या था वो भूल जाओ, यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर जहां खड़ा होता है उसको हम मानते हैं x इक्वल टू 0, उसके हाथ में घड़ी होती है, वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर घड़ी शुरू करता है, यानी द बिगिनिंग ऑफ द एनालाइजेशन। और ऐसा करते ही वो गाड़ी को बी वाले को ऑब्जर्व करने लगता है। अच्छा, नाउ वी आर हैविंग पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट मींस नाउ द ओरिजिन इज ऑन ए एंड वी आर मेजरिंग और वी आर डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ बी बट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हमने यहां एक लाइन खींच दी, हमने कहा भैया ये जो है ये कितना है, ये कहां से मिलेगा, तो हम गए पीछे, हमने कहा ये यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, कितना है ये बाबू, कितना है, तो ये है एक्स बी माइनस एक्स ए, दिस इज एक्स बी माइनस एक्स ए। बट सर ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। अरे कौनो दिक्कत नहीं भाई, ग्राउंड का रिस्पेक्ट में डेटा था तो डेटा उन्हीं का ले रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने में वो आदमी को गायब करती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि बी की पोजीशन क्या है ए के रिस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं करना है, बता दीजिए एक्स बी माइनस एक्स ए। बट ये एक्स बी और एक्स ए इंडिविजुअली किसके रिस्पेक्ट में मेजर किए गए हैं, तो ग्राउंड। हम कहें एक बढ़िया चीज, ग्राउंड से बेटर है आप समझिए कि दोनों क्वांटिटी किसी कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में मेजर हुई हो। कॉमन फ्रेम, ठीक है, एक दो और टोन निकाल, नहीं ठीक, कॉमन फ्रेम, कॉमन। चलिए, तो एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड एक्स बी ऑफ ए इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। चल बहुत बढ़िया। अच्छा जी सर इतने से मन नहीं भरा, नाउ गिव अस वेलोसिटी। तो हमने कहा ठीक है, लो भैया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए इन लोगों को, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। भैया जो v है, वी बी ए का मतलब क्या है, जे क्या है, इसको लिख भी दें क्या, इसको भी लिख दें, ये है वेलोसिटी ऑफ b with respect to a, but that is the velocity of b with respect to a। सर यहां पे ये velocity तो va vb है and that is with respect to ground, we already know that because that was measured with respect to ground। उसके पास था स्पीड गन, वो बोला धाए से b का a का a हो गया। स्पीड गन मेजर करता है ना वो आरटीओ नहीं, वो पुलिस वाले खड़े होते हैं रोड किनारे, कोई भगाता हुआ ले जाता है तो ऐसे स्पीड गन से, ठीक, और नसीब ज्यादा ही खराब हुआ तो पीछे ही पड़ जाएंगे बाबू। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अच्छा जो हमारा वी बी ए है वो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हाउ वी कैन ऑब्टेन दैट? तो सर सिंपल पॉइंट है भैया, डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा। और किसका डिफरेंशिएशन करें, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का, तो लिखा जी बाय जी टी ऑफ एक्स बी ए एंड दैट इज एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए, बट दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। आई का जब डिफरेंशिएट किया तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होगा भैया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में व्हेन वी डिफरेंशिएट, अच्छा बार बार नहीं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आखिरी में लिख दूंगा। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी देन डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए, ठीक है, क्या करिएगा,
तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? बोले 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 जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि एकदम बस उस कगार पे आ ही गए हैं जिससे वो एक्चुअल जो पॉइंट होता है ना एकदम वो नहीं, मतलब वो आने ही वाला है बस, तो आदमी की उत्सुकता वैसी हो जाती है जैसे नदी जब समुद्र से मिलने वाली हो तो अलग ही उफान पर हो जाती है। ठीक है, वाह क्या एनर्जी। चलिए, तो अब ये जो क्वांटिटी इंडिविजुअली तो ये है हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये जो xb है वो है d by dt ऑफ xb, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड सेम वे द नेक्स्ट पॉइंट जो उसके बाद माइनस के बाद है d by dt ऑफ xa, वो है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम। अगेन आई विल बी ट्राइंग, मतलब मैं इस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, करिए करवे। तो यहां जो है पोजीशन से हमने वेलोसिटी कैसे निकाला, देख हम यूज कर रहे हैं कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बोलेगा सर ये ग्राउंड ही तो कॉमन फ्रेम है, क्या बोला आपने? ग्राउंड ही तो कॉमन फ्रेम है। ओके ओके, बड़ो सो ट्रक है गो, एक टायर यहाँ है गो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, और ये ट्रक खुद मूव कर रहा है। ये ट्रक भी मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, जे भी मूव कर रहा है v2 से, जे भी मूव कर रहा है v3 से। सर ये सब किसके रिस्पेक्ट में है? ये जो v2 है ये ट्रक के रिस्पेक्ट में, v3 ट्रक के रिस्पेक्ट समझ रहे हैं? एक तो आदमी यहाँ खड़ा कर दिए हैं ट्रक पे, को बोल रहे हैं लो भैया मेजर करो स्पीड गन मार, किस पे? ये वे जो a है उसको, और फिर b, स्पीड गन मारो मारो मारो, स्पीड गन मारो, मेजर करो। लेकिन ये जो आदमी, येलो वाला आदमी जो इस ट्रक के ऊपर खुद जाके खड़ा हो गया है, क्या इसका हक बनता है ऐसा करना? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पापी खुद ही उस ट्रक पर है, समझ रहे हैं? तो अब यहां पे आप सोचिए a भी मूव कर रहा है, b भी मूव कर रहा है, द फ्रेम इन विच a एंड b आर इट इज ऑल्सो मूविंग। अब क्या करिएगा? ग्राउंड मानिएगा, चौथा फ्रेम लेंगे। सर हम ग्राउंड है ना नीचे, धरती, धरती मेरी माँ है, नहीं नहीं मतलब वो है, बट डोंट यूज इट इन दिस केस। तो यहां पे आप सोचिए जो गाड़ी चल रही है इसमें क्या ग्राउंड को फ्रेम मान लीजिएगा? नहीं। तो उस कॉमन फ्रेम के, अभी वो कॉमन फ्रेम सबसे आसान है ग्राउंड, इसलिए थोड़ा सा दिमाग एक्सेप्टेंस बेयर करेगा। अब उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन किया गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, अब थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वीबी इज उसको डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा ए बी, और वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये मिलेगा ए ए, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसको फिर बॉक्स में डाल देते हैं, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं, लिख दें फिर से, फिर बॉक्स में डाल देते हैं, यानी 3 को फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। ले जाइए घर, छिड़क दीजिएगा खाद पानी के साथ, ऐसे। एक मिनट, थर्ड वाला दिखना बंद हो जाएगा, ए रहा। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे ही वेलोसिटी, वैसे ही एक्सेलरेशन, दैट बिकम्स द रिस्पेक्टिव पॉइंट की जहां पे आप ऑब्जर्वर भी मूविंग है और वो अब किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहा है। तो कुछ ऐसा करिए कि भैया ग्राउंड के हिसाब से जो क्वांटिटीज अब इंडिविजुअली पता थी उनको यूज करके रिलेटिव में काम हो जाए, और इक्वेशन 2 बार ना लिख, सिंपल इक्वेशन 2 बार, सिंपल इक्वेशन 2 बार ना लिखनी पड़े, एक ही बार में काम हो जाए। माहौल था वो, सिंपल बात, समझ रहे हैं? कि मैं नहीं चाहता कि मैं दोनों को इंडिविजुअली इक्वेशन लिख के इतना तवज्जो दूं कि अब मैं उन दोनों की इक्वेशन लिखूं फिर बाद में बोलूं अच्छा सेम होंगी, फिर वो भी दिमाग में रखूं, फिर टाइम तो भैया एब्सोल्यूट आता हूं, ये सब बात, डोंट वरी, डोंट स्किप, ठीक है? ये देखा हुआ सीरीज का पोर्शन थोड़ी है कि दोबारा देख रहे हैं तो स्किप मार दीजिए, समझ रहे हैं? बढ़िया टॉपिक है, और जब ये समझ आएगा तो रिलेटिव इन 2D तो बहुत प्यारा लगेगा, मक्खन की तरह एकदम फैल जाएगा, पसर जाएगा दिलो दिमाग पर। अच्छा, तो अब ये जो 3 अपन ने चीजें उठाई, इसको मान लीजिए अब मेरा दिल कहता है कि भैया ए को बहुत ज्यादा ऑब्जर्वर दे दिया, ठीक है? बी को करें तो, बट बी पर जाने से पहले लेट्स, एक मिनट रुकिए, सीधी रेखा कभी कभी खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है इस सिटिंग पोस्चर की वजह से, एंगल। चलिए, तो यहां पर एक तो चलिए सीधी रेखा जाए तेल लेने, हाँ ये अपना वही सेम पॉइंट ले रहे हैं, जैसे इसको हम कह रहे हैं ए और इसको हम कह रहे हैं बी, और गाड़ी बनाने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए ऐसे ले लिया। अब इन सब की दोनों की क्वांटिटीज हमें पता थी इंडिविजुअली एंड वी वर डीलिंग विद देम, बट मैं कह रहा हूं थोड़ा सा लेमन टर्म्स में सोचें। अब तक हो गया, माहौल बना लिया, एकदम डिफरेंशिएशन सब बता दिया, ऑब्जर्वर का सेंस समझा दिया, बट थोड़ा सा और आगे जाएं, एक कदम और आगे बढ़ें, ठीक है?
एकदम लेमन टर्म में चले जाएं, सर लेमन तो बहुत पीछे होता है, नहीं नहीं, ये एंड है फिजिक्स में। जब आप लेमन टर्म्स में चले जाते हैं, आसान भाषा में चले जाते हैं, एकदम जो क्रक्स पॉइंट पर ऐसे जो दिमाग में बैठा रहना चाहिए उस पर चले जाते हैं, तब ही होता है काम। चलिए तो ए और बी, अब ध्यान दीजिएगा, नाउ जो ए और बी है, ई लोग ई सरफेस पर बैठा है, ठीक है, वो कह रहा है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वर के पास, एक बार रुकिए इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा बनाना पड़ेगा ना। देखिए हो क्या रहा है कि ये जो ए है और ये जो बी है, इनके पास इंडिविजुअल क्वांटिटी थी वी बी, एक्सेलरेशन इन पे जो लग रहा था वो था ए बी, इनकी जो पोजीशन थी वो एक्स बी एट टी इक्वल टू 0 पर। सेम वे में ए वाले की वेलोसिटी वी ए, पोजीशन इसका एक्स ए और एक्सेलरेशन इसका ए ए। हम जब क्वेश्चन शुरू करेंगे ना तो हम डायरेक्ट यही वाला केस नहीं उठा लेंगे कि एक मतलब दोनों क्वांटिटी, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास सब कुछ है, पोजीशनो है, वेलोसिटी भी है और बताए एक्सेलरेशन भी। ये धीरे धीरे जाएंगे, बढ़ाएगा, स्थिति बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, लेवल बढ़ेगा और फिर निकलेंगे लेवल, क्योंकि हम बैठे रहेंगे। तो अब यहां पर t इक्वल टू 0। अच्छा जी, देखिए नाउ हम लोग ऑब्जर्वर किसे मानते हैं, जो रेस्ट पर होता है। लेकिन अब जब हमने ए वाले को ऑब्जर्वर की उपाधि दी थी तो वो इतना बावला हो गया कि इस बात को भूल गया, नहीं वो नहीं भूला, और हमने उसे भूलने दिया नहीं टेक्निकल टर्म्स में। लेकिन अब उसी को अगर समझना हो लेमन टर्म्स में, एट द एंड घर लेके क्या लेके जाना है, और घर पे ही हैं तो वहीं रहें अपने, तो एक्स ए और एक्स बी पोजीशन है। आप क्या करिए, हर क्वांटिटी ए वाले का उठाओ और बी वाले को पलट कर, हर क्वांटिटी ए वाले का उठाओ और बी वाले को पलट के दे दो। मतलब बी वाले की जो भी क्वांटिटीज थी दैट इज वी बी, ए बी एंड एक्स बी। अब आप क्योंकि ए को ऑब्जर्वर मानना चाहते हैं तो उसका पोजीशन 0 हो चुका है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो चुकी, मतलब ये रिलेटिव फ्रेम है। अबे तुम रिलेटिव फ्रेम का मतलब क्या होता है, रिलेटिव फ्रेम का मतलब है तुम ये नहीं कर रहे हो कि तुम स्थिति ही बदल, मतलब तुम स्थिति अपने मर्जी से बदल डाल रहे हो, नहीं, तुम ऑन पेपर उस एनालाइजेशन को आसान कर रहे हो बस। तो इसका एक्चुअल केस क्या था, व्हाट वाज द एक्चुअल केस, जो मैंने उसमें लिखा था डेफिनेशन में, एक्चुअल केस क्या था, ये जो हो रहा है, ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा एनालाइजेशन मुश्किल हो जाता था, तो क्या करें भैया, दो दो इक्वेशन लिखें फिर उनको कंपेयर करें फिर सॉल्व करें, नहीं करना इतना लंबा काम। हमने तो यही सीखा था, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका कन्वेंशन मानो, पॉजिटिव नेगेटिव मानो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखो और सॉल्व कर डालो, खत्म बात। इससे ज्यादा हमने क्या देखा। तो अब आप यहां नोटिस करिए रिलेटिव फ्रेम है और यहां पर ए और बी है। अच्छा जी, अब उसकी सारी क्वांटिटी जब तुमने 0 कर दी, इसका मतलब तुमने इस क्वांटिटी को छीना और बी को पलट कर दिया। यानी देखिए डायरेक्शन देखिएगा, एरो का डायरेक्शन देखिएगा, एक्स ए वी ए। तो अब एक ही बॉडी के पास दो दो एक्सेलरेशन, एक ही बॉडी के पास दो दो पोजीशन, एक ही बॉडी के पास दो दो वेलोसिटी नहीं मंजूर है। यानी द नेट वेलोसिटी इज वीबी माइनस वी ए, and that VB and VA were individually measured with respect to an observer standing on the ground. So this becomes the velocity of B with respect to A. कैसा लगेगा, बार बार ऐसे लंबा लंबा बोलेंगे VB माइनस V, नहीं VBA, ठीक। फिर ABA यानी एक्सेलरेशन ऑफ B with respect to A is AB minus AA, and XBA यानी XB minus XA यानी पोजीशन ऑफ B with respect to ground माइनस पोजीशन ऑफ A with respect to। वेरी बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज को थोड़ा सा बदल दीजिए, क्या बदल दीजिए, ठीक है, क्या बदल दीजिए, सिंपल, कि अगर कोई बोले पोजीशन, अब तक हमने क्या किया था, तो हमने बी को माना ऑब्जेक्ट यानी दैट एंटिटी विच इज मूविंग, एंड ए को माना ऑब्जर्वर। अब मान लीजिए इसी का कहानी पलट दिया जाए तो हम लिखें एक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन हो गया, देन वी हैव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी हो गया, देन हैव ए एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। भरें इसको जल्दी से, आप ही भर दो, क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, वी ए माइनस बी बी, सीक्वेंस है, ए माइनस ए बी, सीक्वेंस है। सर इसका करेंगे क्या, चलिए ये तो समझ आ गया कि कैसे रिस्पेक्टिव अच्छा टर्म्स में क्वांटिटी लिखी जाती है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज बी, ऑब्जर्वर, व्हाट इज ए, ऑब्जेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है हमको, बहुत बढ़िया। तो अब ये जो हमने लिखा, ये के आगे बढ़िए, अब सोचिए कि इक्वेशन का क्या करिएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम क्या करिएगा, तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बाजू में देखना है लाल रंग से थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी,
at time t, u, initial velocity of a with respect to b at t equal to 0, acceleration of a with respect to b, time of a with respect to b. है कि नहीं? बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया। एक तो चीज रॉन्ग है, एक चीज यहां पर रॉन्ग है। सोचिए, इसको सोचिए और बताइए क्या रॉन्ग है बाबू लोग, क्या रॉन्ग है यहां पर? टेल मी समथिंग, बताइए। इन दिस इक्वेशन व्हाट डू यू सी, क्या रॉन्ग है? टाइम। टाइम इज नॉट रिलेटिव ऑन अर्थ, ठीक है? हम जिस प्लैनेट पे हैं यहीं की बात कर रहे हैं, कोई बहुत दूर किसी अलग गैलेक्सी में, जैसे वो इंटरस्टेलर आप देखें, ठीक है, तो वहां आपको पता चलेगा कि कैसे वो चला जाता है एंड टाइम ट्रैवल कर लेता है। टाइम ट्रैवल करने के बाद वो जिस डायमेंशन में जाता है, ठीक है, जिस जगह चला जाता है, वहां टाइम इस गति से जाता है कि यहां पर बेटी बूढ़ी हो चुकी है, जो मतलब होती है, जो बच्ची होती है, उसके जाते वक्त उस स्थिति में हो सकता है कि टाइम रिलेटिव हो। बट फॉर अस, हम जिस मैकेनिक्स में हैं, क्लासिकल न्यूटोनियन जो हम बात कर रहे हैं, तो हम अभी टाइम को एब्सोल्यूट लेकर चल रहे हैं। और टाइम अगर एब्सोल्यूट है, इसका मतलब दैट इज द ओनली फिनोमिनन हियर, ओनली क्वांटिटी हियर, फिनोमिनन, द क्वांटिटी व्हिच इज फ्रेम रेफरेंस ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट। अगर घड़ी कहीं पे लगी हुई है, मैं उसको रेस्ट पे खड़ा होकर देखूं या भागता हुआ देखूं, ठीक है, रेंगता हुआ देखूं, चेयर पे बैठ के देखूं, किसी खंबे से लटक कर नीचे उल्टा होकर देखूं, मुझे टाइम उस घड़ी में सेम दिखेगा। सो टाइम इज नॉट रिलेटिव, टाइम इज एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। इस केस में ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलने का मतलब ये है, ये आपको स्टार्टिंग में खुद पता होना चाहिए कि ए इज द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग एंड बी इज द ऑब्जर्वर। अच्छा, अब ये तो हुआ थ्योरेटिकल पूरा पॉइंट, जहां पर हम उस पॉइंट तक आए जहां पर हमने इक्वेशन को लिखा, ठीक है। तीसरी इक्वेशन भी ऐसे ही, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नीचे लगा दीजिए ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, देन ए विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट बी। ये सब क्वांटिटीज रिलेटिव टर्म्स में होती हैं एक्सेप्ट टाइम, और इसी का फायदा उठाएंगे। यही वो एकमात्र क्वांटिटी है ना जिसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव, जैसे एब्सोल्यूट मतलब क्या, जो एक्चुअल में हो रहा है मैं उसे एब्सोल्यूट कह रहा हूं, बट दैट इज नॉट द, मतलब ये शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा उससे क्या है, जो फीलिंग जनरेट होती है ना, उस टॉपिक के धीरे धीरे सवाल जब लगाएंगे, अभी हम अपना बिल्ड करेंगे, अभी तो हम बिल्ड करें भैया, ये पढ़ रहे हैं, ये जो मतलब जो भी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आपको, वो पढ़ने वाले एग्जाम्पल, वो टेस्ट करने के लिए नहीं है आपको कि आपको आया कि नहीं भैया, क्योंकि बिकॉज आई एम कंसिडरिंग योर फर्स्ट, ये पहली बार एकदम मतलब ताजा ताजा आपने एकदम पहली कहानी, जो कच्ची कहानी, मतलब एकदम वो आपने अभी रिलेटिव मोशन पढ़ा है, तो मैं मानता हूं अभी पकाएंगे, ठीक है, वैसे नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर हमने ये क्वांटिटीज कैसे यूज करनी है वो समझा, कैसे इक्वेशन लिख दी, बट एक्चुअल केस का मीनिंग, अच्छा सॉरी, मतलब जो एक्चुअल केस का मतलब क्या है, ये हो रहा था एक्चुअली, ये रिलेटिवली क्या ऐसा था कि इसका पोजीशन 0 हो गया, क्या इसका टाइम मतलब चलिए इक्वल टू 0 पे तो हमने बिगिनिंग ऑफ एनालाइजेशन किया, वो तो मतलब अपना इंस्टेंस वहीं पर, वो कोई इंस्टेंस वहां लिखा थोड़ी है, तो घड़ी में शुरू किया, ठीक है, वो अलग चीज है। तो पोजीशन क्या 0 थी? नहीं। कैसे कर दी? क्योंकि पलट के बी को दे दी, इसलिए पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स बी माइनस एक्स ए। वेलोसिटी भी दे दी, तो इसकी वेलोसिटी भी 0 मान सकते हैं आप इनिशियली जो भी है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन भी 0 मान सकते हैं, खत्म बात। तो मुझे जब इस सारी क्वांटिटीज खत्म, अच्छा ये रिलेटिव फ्रेम है, दिस इज द रिलेटिव फ्रेम वेयर ऑब्जर्वर ए इज जस्ट टकटकी लगाइंग एंड लुकिंग एट बी, आसपास का कछु नहीं जोना, ठीक है, क्या बोल रहा है बे, ठीक। तो ये हमारे पास, अच्छा इसको यूज कैसे करेंगे उस पर आइए। लेट्स टेक अ सिचुएशन, फर्स्ट ट्राई इट इन द मतलब नॉर्मल सेंस, और धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते करते ये समझना शुरू करेंगे। बहुत सारे हैं भैया, ये मेनी एग्जांपल्स, कुछ 18 से 20 होंगे, मुझे एक्जैक्टली नंबर याद नहीं, देखा सॉल्व करते करते पता चलेगा, ठीक है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। दूगो पार्टिकल है, एक ठो ए है
अच्छा बी है ए, ये बी, फिर क्या करा है पॉजिटिव आर मूविंग इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक दोनों ना, हाँ तो ए वाला भी पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, बी वाला भी पॉजिटिव एक्स, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हमें गिवन है। ओके, पार्टिकल ए स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0, यानी ये जहां पर है वो है एक्स इक्वल टू 0 विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेल पार्टिकल बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू +50 क्यों लिखा है वो, जब उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है तो मानना पड़ेगा ना, ईमानदारी से माइनस तो माइनस लिखते, एक्स इक्वल टू 50 विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी है। इनका जो पोजीशन है 50 मीटर, ठीक है। चलिए, डिटरमाइन द पोजीशन एट विच ए ओवरटेक्स बी, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच कार अंटिल द ओवरटेकिंग अकर्स, द टाइम एट विच द ओवरटेकिंग हैपेंस, ठीक है। हम कौन सॉल्व करते हैं सीक्वेंस में, जो भी आंसर जैसे मतलब जिस सीक्वेंस में आंसर आएगा अपन देख लेंगे, ठीक ठीक है, बुझे। चलिए, तो अब दिक्कत क्या है यहां पे, ए और बी के ओवरटेक का मतलब क्या है, तो ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही आपके साथ, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस, याद है याद है नहीं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, क्या डिस्कस किए थे, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी ओवरटेकिंग, और ओवरटेकिंग में भी मैंने आपके साथ पॉइंट ऑब्जेक्ट का ओवरटेकिंग एंड लेंथ ऑब्जेक्ट का ओवरटेकिंग, अगर दो ट्रेन का ओवरटेक देख रहे हैं तो वो कब होता है, व्हाट इज दैट कंडीशन, बिकॉज इफ यू नो दैट हाउ इट हैपेंस यू कैन जज इट इन द फॉर्म ऑफ अ गिवन क्वेश्चन, दिया ना ओवरटेक, इसी में मैं किसी को एक्सेलरेशन दे दूं, ठीक है, किसी को 0 से स्टार्ट करा दूं, कहानी थोड़ी सी और मुश्किल कर दूं, डेटा ऐसा दे दूं, हो गया डिफिकल्ट क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन दे दूं एक की जगह पे, दोनों को दे दूं और मुश्किल हो गया, एक ही बार मोशन में दो बार ओवरटेक हो रहा हो और मुश्किल हो गया, ओवरटेक हो ही नहीं रहा है तब भी इक्वेशन लग जा रही है, कहां ऐसा मतलब कोई ऐसा केस भी होगा जहां ये सब फेल हो रहा होगा, यस बिकॉज फेल इसलिए हो रहा है बिकॉज आप उस बेसिक कंसेप्ट को उतना अप्लाई करते करते शायद वो वाला पॉइंट नहीं समझे होंगे, इसलिए मैं जानबूझ के वैसे 2 क्वेश्चन भी लूंगा जहां पे हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, ये भी लगाएंगे। तो अब यहां पे ये सिचुएशन दी, अच्छा मूव तो दोनों कर रहे हैं, तो ओवरटेकिंग होगा कैसे, जस्ट थिंक अबाउट दिस, कैसे ओवरटेकिंग हुआ, तो ओवरटेकिंग मतलब क्या होगा देखना, ए यहां पर है बी यहां पर है, तो अगर मान लो ओवरटेकिंग हो रहा है तो ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिंपल ये रेस्ट पे था, मान लीजिए सॉरी ये मूव कर रहा था, मान लीजिए ये रेस्ट पे था, अगर ऐसा होता, मान ले ऐसा होता कि ये मूव कर रहा है और ये रेस्ट पर है, अब इस केस में ये जाता और ये इसको पकड़ लेता, हो गया काम खत्म, और जैसे ही इसके थोड़ा सा भी आगे निकलता ओवरटेकिंग हो गई, तो मतलब जहां वैसे भी पॉइंट ऑब्जेक्ट में डायमेंशन तो होता नहीं, तो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस ओवरटेकिंग का मतलब जस्ट पोजीशन सेम हो जाना है, सॉरी पोजीशन सेम हो जाना है, दिख रहा है इस डायरेक्शन में, हाँ ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट देखना, ये है ना ऑब्जेक्ट, ये रुका हुआ है, ये आ रहा है, हो गया बस। लेकिन क्या ऐसा हुआ नहीं, ये तो गलत है ना, वो तो मुश्किल है, हुआ तो ऐसा, देखना हुआ ऐसा, जगह खत्म हो जाएगी भाई, समझा, दोनों मूव कर रहे थे, तो जब ऐसा हो रहा है, हो तो ये वाला केस रहा है, हो तो ये वाला रहा है भैया, दिक्कत है ना। तो अगर ये दिक्कत से बचना है तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम दिक्कत से नहीं बचते हैं, ठीक है, इट्स नॉट सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द पर्टिकुलर मुश्किल एंड सॉल्व इट। तो ओवरटेक कब कहां होगा, तो ऑब्वियसली बात दोनों मूव कर रहे हैं, तो यहां कहीं होगा, इस पॉइंट कहीं यहां कहीं पहुंचेंगे, और इनका जो पोजीशन है, यानी मान लीजिए इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको मैं बी कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं क्वेश्चन कह रहा, तो ये जो ए है ये बी है, इसने x इक्वल टू 0 मीटर से स्टार्ट किया, बी वाले ने x इक्वल टू +50 से स्टार्ट किया, इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, और किसी टाइम t पर जाकर, एट सम टाइम t इक्वल टू t पर जाकर इन दोनों की पोजीशन a और b की पोजीशन सेम हो गई, यानी x a और x b, लेकिन कहां पर, एट t, कहां पर, एट t, ये दोनों सेम हो गए, तो x a एट t, x b एट t दोनों सेम हो चुका है, ये कंडीशन अपने को मिल गई, समझे कि नहीं, ये कंडीशन अपने को मिल गया कि जहां पर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उस टाइम टी पर, और पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी आर सेम, दोनों सेम हो गए, ओवरटेकिंग कहेंगे इसी। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले हम ए के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर ए, और हम इक्वेशन लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसको हम लगा रहे हैं, देखना,
तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी तक कुछ नया लगा जो सीखा है वो लगाने की जरूरत नहीं है, जो पुराना पढ़ रखा है, कई क्वेश्चन कर रखे हैं वही लगा रहे हैं। तो ए का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी भैया 10 मीटर प्रति सेकंड, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ टाइम टी लगा दिया, और ये है एक्स ऑफ ए, लेकिन कब निकाला, एट टाइम टी पर। सेम वे में हम सॉल्व करते हैं फॉर बी, और इसके लिए फिर से लगाते हैं सेकंड इक्वेशन, पूरा नहीं लिखा, सेकंड इक्वेशन लिखा वो लगाते हैं, और यहाँ लिखते हैं s इज इक्वल टू अगेन यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। और अच्छा सर ए टी स्क्वायर वाला पार्ट, अभी एक्सेलरेशन कहीं दिखा तुमको, एक्सेलरेशन कहीं दिखा तुमको, कहाँ एक्सेलरेशन पूछ रहे हो, है ना, गिरा मतलब देख लो। तो अब देखो सेकंड वाले के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो एक्स बी एट टी इज द फाइनल पोजीशन माइनस 50, क्यों 50 उसका इनिशियल पोजीशन है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 5 इंटू टाइम टी पर ये सब चलता है, और एक्सेलरेशन 0 तो गायब कर दिया। फिर एक्स बी ऑफ टी निकाला तो वो अपने को मिला 5t प्लस 50, 5t प्लस 50, और जब हमने 5t प्लस 50 को उठाकर 10t के बराबर किया तो 50 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t 5t, और t की वैल्यू मिला मेरे को 10 सेकेंड। कितना मिला भैया, 10 सेकेंड टाइम मिल गया मुझे। तो ओवरटेकिंग कब होगा, थर्ड सवाल, व्हेन ओवरटेकिंग हैपेंस एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब अपने को अगर पोजीशन चाहिए, सॉरी पीछे चले गए, ठीक है, पीछे जाना जिंदगी में अलाउड नहीं है, किसी को नहीं है, नोबडी इज अलाउड इफ यू आर गोइंग बैक, ठीक है, उसी बैक को तोड़ देंगे। चलिए तो हाइपोथेटिकली हैशटैग हाई कोर्ट, चलिए तो यहां पर अब t इक्वल टू 10 सेकेंड है, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये सब हो रहा है। अच्छा मुझे अगर a की पोजीशन चाहिए, b की पोजीशन चाहिए, तो मैं सिंपल उनकी इक्वेशन में, जो उनकी इंडिविजुअल इक्वेशन है इसमें पुट कर देता हूं, तो मुझे इंडिविजुअली कितना चले वो भी पता चल जाएगा, फिर किस पोजीशन पे ये हुआ वो भी पता चल जाएगा, खत्म बात। क्योंकि उसने देखो ना ये भी पूछा है उसने, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल, तो पोजीशन भी चाहिए कहां पे ऐसा हुआ, तो वो तो दोनों का एक ही है, किसी में भी पुट कर दो मिल गया, लेकिन इंडिविजुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए, ठीक है, क्या वो डिस्टेंस सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचने में खत्म हो गया, नहीं, अरे ऑब्वियस ही बात है भाई, ए वाला यहां से यहां आया, बी वाला यहां से यहां आया, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इनकी इंडिविजुअल इक्वेशन में पुट करके, खत्म बात, मुझे मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं उसको छोड़ो, अभी तुमने कैसे निकाला, अभी टाइम को निकाला। मैं कह रहा हूं ये तरीका मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि अभी तो एक्सेलरेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं, और एक आध साइन का इधर उधर हो जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत बन जाती, रूट आते नहीं, और आप सर फोर्थ ऑप्शन नो रियल रूट आया इस बार हमारा, एंड वी वर हैविंग हाई कॉन्फिडेंस सो वी टिक्ड इट। दर्द देगा भाई टिक। तो यहां पे जो t इक्वल टू 10 सेकेंड है, अगर ये निकालना है तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बाबू लोग, ये है हमारा सरफेस, या उसको सरफेस नहीं बनाते छोड़ो, ये है a, ये है b, क्या करिए, जितना क्वांटिटी a का था पोजीशन 0 कर दीजिए t इक्वल टू 0 पर। अब मैं वो यूनिट नहीं लिख रहा हूं बार बार, ठीक है, नहीं तो वो क्वांटिटी भूल जा रहा हूं, ठीक, चाहे लिख देते हैं, कोई नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, लिखो सर, लिख दिया। इसका वेलोसिटी 0 मान लिया मैंने, ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो मान लिया 0। अच्छा इस पॉइंट पर सुनना, इस पॉइंट पर ऐसा करने पे वो क्या बन गया, वो बन गया ऑब्जर्वर, और बी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब ये एक नई बात है जो हमारे इस पूरे, अब हमारी जर्नी यहां से स्टार्ट होगी, विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ रिलेटिव मोशन फ्रॉम दिस। अरे जर्नी मतलब सर आप 1 घंटा 42 सेकंड से क्या करा रहे हैं, लोकल ट्रेन में सफर करा रहे हैं, नहीं, अब तक वो माहौल बिल्ड कर रहे हैं हम। तो अभी एक बात सुनना, ए क्या है, ऑब्जर्वर, तो उसकी सारी क्वांटिटी छीनो, किसको दे दो, बी को, तो यानी ए को तुमने क्या मान लिया, ऑब्जर्वर मान लिया, और बी को तुमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया। चलिए मतलब आपने तो कहा ही था कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बातें आती हैं भाई जीवन में, यही तरीका है। तो अब मैं यहां तक तो ले आया कि ए और बी में से किसी एक को ऑब्जेक्ट, किसी एक को मतलब एक को ऑब्जर्वर मान लेने से दो मोशन को एनालाइज नहीं करना पड़ता, और एक की क्वांटिटी को छीनकर दूसरे को दे देने से हमारा काम हो जाता है। तो यहां पर आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्यों माहौल बना रहे हो, जरूरी है, वो जरूरी ये है कि बाबू
इसमें से ऑब्जर्वर ज्यादा बेटर कौन बनने लायक लग रहा है? 10 मीटर पर सेकंड चलने वाला या 5 मीटर पर सेकंड चलने वाला? बताओ मेरे को। यह है 50 मीटर का सेपरेशन, ठीक है। बताइए इसमें से ऑब्जर्वर कौन अच्छा लगेगा? एक फीलिंग के हिसाब से कहो, बोलो। जस्ट एक फीलिंग के हिसाब से मुझे कहो कि आपके हिसाब से इसमें ऑब्जर्वर की उपाधि किसको दी जाए? बोलिए। तो भैया इस केस में ऑब्जर्वर की उपाधि मेरे हिसाब से नहीं, और अभी भी क्वेश्चन हो जाता, सीधा कन्वेंशन मानते, एक इक्वेशन लिखते, काम खत्म, t = 10 सेकंड आ जाता, 2 सेकंड, ठीक है, 8 सेकंड लगे। तो यहां इस वाले केस में ए और बी में से, ए और बी में, बी को नाम नहीं दिया, सॉरी, चलिए, तो यहां ए और बी में से ऑब्जर्वर किसको मानना चाहिए? तो मैं कहूंगा ना, जो थोड़ा धीरे चलता है ना, कौन? बी, इसको मानो ऑब्जर्वर। बी को क्या मानो? ऑब्जर्वर, जो धीरे चलता है। सी, फिर आप बोलोगे सर वो पहले क्यों बताया, उसी से कर देते। अभी अगर मैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस में हम ऑब्जर्वर की कहानी बदल देंगे, लेकिन फिर ये डिस्कशन इतना लंबा हो जाएगा कि आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये लॉन्गर वे था और ये शॉर्टर वे। इसलिए मैं एक पॉइंट जो इस डिस्कशन में एंटर करने, मतलब क्वेश्चन की सीरीज में एंटर करने से पहले आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं उसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूं। नहीं तो क्वेश्चन अभी तक एक लाइन में सॉल्व हो चुका होता, जस्ट एक कन्वेंशन मानना था डायरेक्शन के साथ और क्वांटिटी धड़ाधड़ माइनस करके लिख देते, पलट के देनी तो है, खत्म बात। लेकिन जो धीरे चल रहा है उसको ऑब्जर्वर मानना थोड़ा सा हमको सही लगता है, तो हम क्या किया सुनिएगा। हम बोला टाटा, सबको बोला टाटा, फिर हम ए को लाए, फिर हम बी को लाए। हम बोला बी तुम ऑब्जर्वर है, वो बोला ठीक है हम ऑब्जर्वर है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। वो बोला मैं ऑब्जर्वर है तो मेरे पास थोड़ा प्रिविलेज है, और प्रिविलेज में मैं पोजीशन अपने पैर के पास 0 मानेगा, t = 0 सेकंड पे, ठीक। मैं आगे पॉजिटिव मानेगा, मेरा मर्जी, मैं पॉजिटिव मानेगा, मानो, कौन रोका? और मेरा वेलोसिटी 0 कर दो, एक्सेलरेशन तो 0 है ही, तो उसकी चिंता ना करें तो बेटर रहेगा। जब जो चीज है ही नहीं उसको माइनस करके भी 0 - 0 क्या होता है? 0 ही होता है ना भाई, छोड़ो, ठीक, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं। लेकिन हमारा क्वांटिटी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हम जो बलिदान दिए हैं ये सब क्वांटिटीज खोने में, वो क्वांटिटी उठा लो, समेट लो और ए वाले को पलट के दे दो, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि अपने पैरों तले तुम जमीन x = 0 मान लिए हो, लेकिन अगर ओरिजिन ए पे मानते तो 50 मीटर था ना पोजीशन भैया, लेकिन अब कहां माने? बी पे, तो तुम उसका पोजीशन भी पलटोगे ना, अब पलटना पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि बी के आगे पॉजिटिव तो पीछे नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस के अलॉन्ग जब 50 मीटर पीछे आओगे तो आपको नहीं लगता है इसका कोऑर्डिनेट -50 मीटर होगा? भैया -50 मीटर, बहुत है, बढ़िया, ठीक है, चलिए। अब जो ऑब्जर्वर है वो रुक गया, उसकी सारी, ये कौन सा फ्रेम है? तो ये रिलेटिव फ्रेम है। इसके नीचे क्या है? एब्सोल्यूट, जो हो रहा है, रियल केस, ठीक है, रिलेटिव फ्रेम। तो रिलेटिव फ्रेम में क्या होगा समझना, देखना, देख एक एग्जांपल देख ले, ये देख, आवाज नहीं, ठीक है, आया समझ? वाह, अबे आया नहीं, आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी हंसी का कारण अलग है, वो डांस जैसा महसूस हुआ 2 सेकंड के। चलिए, तो यहां पर जो ऑब्जर्वर मैं जिसे मानूंगा वो ऑब्जर्वर है अपना बी, और मैंने उससे मतलब जो भी उसकी क्वांटिटी थी छीनी और दे दी ए को। अब मैं लिखूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये हर क्वेश्चन में नहीं करना होगा बेटा, जब कोई गाड़ी सिखाना आपको शुरू करेगा तो बहुत कुछ बताएगा, ए बी सी ने, ये वो गियर, गाड़ी के हर एक पॉइंट गिना देगा, इंडिकेटर ऐसा ये वो। लेकिन जब आप गाड़ी चलाने जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि नाउ यू आर निग्लेक्टिंग ऑल दोज रबिश इंफॉर्मेशंस एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ड्राइविंग, देन एंड देन यू विल बी एबल टू ड्राइव एंड एंजॉय इट। तो अभी आपको वो ड्राइविंग सिखा रहा हूं मैं, तो मैं बहुत ज्यादा चीजों पे फोकस करवाऊंगा, लेकिन जब मैं ड्राइविंग 2 4 5 10 क्वेश्चन करा कर सिखा चुका हूंगा तब बेटा उड़ाएंगे। लेट्स गो नाउ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, या का लिखिए, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + ½ at²। और एम हम लिखेंगे s। व्हाट इज s? तो s है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका? तो कौन है ऑब्जेक्ट? a। किससे मिलेगा? b। अरे मिलन छोड़ो, ऑब्जर्वर कौन है? b। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b।
अभी क्वांटिटीज इंडिविजुअली निकालनी पड़ेंगी अपने को। कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले मुश्किल जो है वो निकालते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कैसे उसको सोचते हैं, थोड़ा सा अभी लॉन्गर वे। सुनना, थोड़ा इसको साइड कर लें इधर जगह, अरे कट गया ना। हाँ, तो एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, मैं ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोल रहा हूं, इसका मतलब तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा होना चाहिए। सर आपने यही तो सिखाया कि हर क्वांटिटी जो भी हम थ्योरेटिकली जब लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखी जाएंगी। जैसे ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। भोंदला हो गया बे, चलो। तो यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन सिर्फ किसके लिए सोचना है, ए का, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा फाइनल पोजीशन ऑफ ए, फिर आपका माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, और इसको माइनस करने से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलेगा। ठीक, तो अगर ए के इनिशियल पोजीशन की बात करें तो वो कितना है, देख ए का इनिशियल पोजीशन कितना, कहां है वो, x इक्वल टू -50 पे, तो एक्स आई की वैल्यू है -50, दिख रहा है ना, -50। अच्छा है ना, एकदम मुंडी के पास एकदम, ये -50। एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन का है, तो फाइनल पोजीशन है 0, क्योंकि मिलन जब होगा तो ए आएगा बी के पास। अब आप बोलेंगे बी तो चल रहा है, अरे चल नहीं रहा है, आप रिलेटिव फ्रेम में आ गए हैं, दिमाग बदलिए, वैसे मत सोचिए, छीन चुके हैं उससे सब कुछ, अब जो दे दिए हैं वो 0 0 0 0 लेके बैठा है, बस वेट कर रहा है, आओ भिड़ो हमसे। तो इनिशियल पोजीशन 0, तभी तो मिलेगा ना उससे ए, क्योंकि रेस्ट पे मिल लिया, और दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ओवरटेक इज इन द केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 0 माइनस ऑफ -50 विल बी +50 मीटर्स, +50 मीटर। इसका फिर शॉर्टकट भी बताता हूं मैं, +50। ठीक है, कितना है भैया, +50। अच्छा, हम करें इससे एक बढ़िया चीज बताएं, एक तो बढ़िया, एकदम बढ़िया ताजा एकदम। ठीक है, जे है ए और जे है बी, ए वाला जहां भी है ऑब्जेक्ट माना गया है तो चल रहा है, बी वाला रेस्ट पे है और ई ओरिजिन है। अरे हम कह रहे हैं छोड़िए ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो खाली ये था ना कि इनिशियल से फाइनल की तरफ बनने वाला एरो किस तरफ डायरेक्टेड है, एंड द वैल्यू एंड द लेंथ ऑफ दैट एरो। तो भैया इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी की तरफ, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी ही है, क्योंकि ए को बी से मिलने के लिए डिस्प्लेस होकर कहां जाना पड़ेगा, तो ए को अपना बोरिया बिस्तर उछा के यहां पहुंचना पड़ेगा ना बाबू, तभी ना होगा मिलन। ठीक है, तो ये यहां पे आएगा तभी मिलन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए रिस्पेक्ट टू बी, यहां पहुंचना पड़ेगा। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम का है कि ये ए वाला बी के पास पहुंचने के लिए रेस्ट पे है, बी पहुंच गया, तो आप क्या करिए, सिंपल से अब तक जो करते थे वही करिए ना। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, और मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, तो सर वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और लेंथ है 50, तो हो गया 50 मीटर बट +50, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज +50 मीटर। ज्यादा माहौल नहीं बनाइए सर, ओके, तो +50 मीटर। अब लेट्स फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या है उसमें, क्या सिखाया मैंने सिखाया डिस्प्ले जो सॉरी मैंने सिखाया नहीं, मैंने ये नहीं सिखाया कि वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दें, यूनिट्स वाइज ही गलत है, डायमेंशन वाइज ही गलत है। ठीक है, मैंने सिखाया, मैं फिर से बोलता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, यस हैं, क्या क्या है देख ले, वहां देख, हाँ यहीं तक पहुंचा, उधर देख। ठीक है, कहां, लाल गोले को देख, लाल गोले, ए लाल गोले को देख, इधर 10, इधर कितना 5। अच्छा, अगर ये 10 ये 5 है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 एंड बी इज 5, यानी कितना बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अरे अभी लंबा लग रहा है, चिंता मत कर कि सर ये लेंथ ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग और ये लेंथ ऑफ क्वेश्चन सेम ही लग रही है, अरे पहली बार बना रहे हैं ना भैया, बताए ना, ये शीशा है, ये शीशे का बटन है, ये स्पीकर है, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर अपने आप ऊपर हो जाता है, ये स्टीयरिंग है, इसको ऐसा क्लॉकवाइज पकड़ते हैं, 10 एंड 12। ठीक है, 10 एंड 12 मत पकड़िएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 10 एंड 2। अच्छा, अब ये क्वांटिटीज हमें मिल रही हैं, तो हम पहले थोड़ा हर चीज पर फोकस करते हैं, हर चीज को समझते हैं, जैसे ही दिमाग में उतर जाएगा, दिल में उतर जाएगा, आग लगा देंगे एकदम।
तो यहां पर ये हो गया 5। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना सर? वो तो 0 है, क्योंकि हमें पता है दोनों ही 0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है 50 और रिलेटिव वेलोसिटी है 5, यानी 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू टी। इतना ही बचा बस, और क्या, उसमें पुट कर दिया। टी की वैल्यू आया 10 सेकेंड। ओह माय गॉड, ये 10 सेकंड आया। और ये इतनी बार करना नहीं पड़ेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया ना, ये मैंने क्यों किया, बिकॉज अगर मैं ये बात डायरेक्टली बोलता तो आप मेरे पर भरोसा नहीं करते, और करना भी चाहिए। जब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा इतनी आसानी से जीवन में, तो मैं आपसे नहीं चाहता कि आप भरोसा करें, क्योंकि उसका एक सिंपल सा रीजन है, यू हैव योर ओन लॉजिक्स, यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी, यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस। तो जिसके पास सूझबूझ सोच समझ होती है, वो कभी भी अंधभक्त की तरह काम नहीं करता। वो हर चीज में एक लॉजिक ढूंढता है, और जब काफी सारा कंटेंट देखकर वो लॉजिक, वो भरोसा, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तब फिर दोबारा मत सोचिएगा, फिर इस राह पर निकलते हैं और पूरा जोशों, एकदम हर्षोल्लास के साथ, जोश के साथ निकलते हैं। अपने माइंडसेट को, अपने इंटेलेक्चुअल जो हमारा जो ग्रोथ है, अपलिफ्टमेंट है, वो होने के लिए जो जो हमें करना पड़े, हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए जो जो हमें करना पड़े, वो हम करेंगे। उसके लिए हमें किसी को जवाबदेही नहीं रखनी है। हमें देखिए, वैसे भी आपसे लोग आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, आप उसमें कितना भी लगे रहें, कितना कम करें, कितना ज्यादा करें, डजंट मैटर। कोई इंसान अगर टॉप 1000 में रैंक लेकर आया है और उसने बिल्कुल मेहनत नहीं की, एक लिमिटेड तरीके से रेगुलर बेसिस पर बस पढ़ाई की और जीवन भी जिया अच्छे से, अगर वो भी करके लाया है, तो भी पीपल विल थिंक कि भाई साहब रात दिन रगड़ देता होगा, एकदम आग लगा दी होंगे, पन्ने वन्ने जल गए होंगे बुकों के, पढ़ पढ़ के एकदम पलट पलट के एकदम थूक सूख गया होगा जीभ का। बिकॉज यू वॉन्ट टू बिलीव दैट ओवर द लार्ज, ओवर द वो पिक्चर वाला हीरो चाहिए अपने को हमेशा। बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट। It is about consistency. It is about something picking, then aiming it, and then lugging it. मतलब लगे रहना, persistent तरीके से लगे रहना उस चीज के लिए हमेशा। तो अब यहां पर हमने ये जो सॉल्व किया, इसमें टाइम मिल गया। अच्छा सर, इससे क्या, तो एक काम तो हो गया, टाइम मिल गया। अब हमें ये बताइए कि अगर हमें टाइम जब मिल गया है, तो अब हमें सॉल्व करना है कि इंडिविजुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन्होंने। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इनका कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो अगर इनका एक्सेलरेशन नहीं है तो ए के लिए बात करेंगे, फिर बी के लिए बात करेंगे। तो सीधा लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम रिलेटिव और एब्सोल्यूट फ्रेम में सेम होता है, इसलिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट वेलोसिटी दोनों में टाइम एक ही यूज किया जाता है। तो अब यहां पे ए के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इज व्हाट इज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम? 10 सेकेंड। जे कटेगा, सेकेंड से सेकेंड काट दीजिए, 100 मीटर चलेगा बाबू। अब बी वाले का डिस्टेंस, ठीक है, कितना स्पीड था? 5, कितना टाइम लगा है? 10, 50 मीटर। इसको माइनस करिए तो 100 माइनस 50 करिए तो क्या बचेगा? 50। सिंपल नंबर यूज किए हैं सब कुछ फील कराने के लिए। सिचुएशन डिफिकल्ट होंगी, किसी का मन नहीं मान रहा होगी, बाबू आप इतना काहे खेल रहे हैं एक ही चीज में, तो रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना नहीं, अब आगे जाना है। ये सारे क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कशन करवाऊंगा एक एक, और ये इनका डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब मजा आएगा, बहुत मजा। ठीक है, बट पहले एकदम बेसिक। ठीक, तो ये 50 मीटर का सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन। क्या 50 मीटर का रिलेटिव सेपरेशन है? हाँ है, ये देख लिखा तूने। तो मैं कह रहा हूं ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा, इसमें सिर्फ किसी एक को ऑब्जर्वर मान लीजिए, एक साइन कन्वेंशन मान लीजिए और लिख दीजिए। देखिए बाकी सब तो वैसे भी सब्ट्रैक्ट करके ही मिल रहा है, उसमें जो भी क्वांटिटीज हैं, जो भी दी हुई हैं, उनको एज इट इज उनके साइन के साथ उठाइए और यहां माइनस कर दीजिए। अब क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, ध्यान दीजिए, इनकी दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, 5 और 10, इसलिए दोनों को माइनस करते वक्त मैंने मान लिया मनी मन कि ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो दोनों ये +10 और ये +5 है, मान लिया और सीधा माइनस कर दिया, बिना कुछ सोचे, बिना ज्यादा दिमाग खर्च किए। बुझे नहीं। और इंडिविजुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो ए वाले को ट्रैवल करना पड़ेगा 100 मीटर, बी वाले को 50 मीटर, रिलेटिवली 50 मीटर। कितना टाइम, कब मिलेंगे? 10। और एक और चीज पूछी थी ना इसने, पोजीशन ऑफ ए का पूछा, हाँ वही मैं कह रहा हूं, बताइए पोजीशन दोनों की सेम होगी ना भैया, तो पोजीशन पूछ रहा है। ठीक, तो पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन? तो किसी भी एक इक्वेशन को लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन 0 है। एब्सोल्यूट फ्रेम में लिख रहा हूं, उसकी अपनी फ्रेम में लिख रहा हूं, इसलिए ए की बात हो रही है सिर्फ। और 10 इंटू टी, टी की वैल्यू कहते हैं ना है जी 10, तो हो जाएगा 100 मीटर।
और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एंड ए वाला ग्राउंड का जब बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट पर बात करें, तो उसकी पोजीशन 0 पे रख लीजिए क्योंकि वो बिगिनिंग में था, और फाइनल पोजीशन उसको ओरिजिन मानते हुए कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। बी से भी निकाल लीजिए, यही आंसर आएगा 100 मीटर, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन ही 50 थी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और डेप्थ में जाते हैं और अपनी बातों को थोड़ा सा और तवज्जो, फोकस और उनको आइसोलेट करना, एक एक टर्म्स को जो समझना है उन्हें, उस पर अपना चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ विल गेट इनटू द क्वेश्चंस। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो लेंथ होगा, जो मेरी बातों का फोकस होगा, जो मेरा तवज्जो होगा, हर एक पॉइंट, हर एक क्वांटिटी को इतना आइसोलेट करके बताने का, वो कम होता जाएगा। फिर आखिरी आते आते 15-17 क्वेश्चन करने के बाद फिर वो तवज्जो लीस्ट हो जाएगा और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।